हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का और चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर में हमारी स्टडी का पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जिसमें कि वर्ड इक्वेशन और फार्मूला इक्वेशन, फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और उसके साथ साथ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन और व्हाई एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन, जिसको कि आप प्रीवियस क्लासेस में केमिकल चेंज के रूप में भी स्टडी कर चुके हो, कि ए प्रोसेस इन विच समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, यानी वो प्रोसेस या वो चेंज जिसमें कि एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस से, पुराने मटेरियल से न्यू मटेरियल्स यानी न्यू सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है, उसी को हम कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। मींस ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड सब्सटेंसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज एज वेल एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? नंबर 1, change in color, change in state, change in temperature, formation ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मींस जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शंस की कंडीशन ये है कि ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि सब्सटेंस का कलर चेंज होगा, रिएक्टेंट का कलर कुछ और था, प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन स्टेट हो सकता है कि जो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की थी वो प्रोडक्ट की ना हो, प्रोडक्ट में चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि सॉलिड सॉलिड के रिएक्शन से गैस बन सकती है, या गैस गैस के रिएक्शन से लिक्विड बन सकता है, या गैस सॉलिड के रिएक्शन से सॉलिड बन सकता है, ऐसा हो सकता है। तो चेंज इन स्टेट देखने को मिल सकते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर मींस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज भी करता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी करता है। ठीक है, और इसी बेसिस पे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक डिस्क्राइब किया गया है। एंडो थर्मिक और एक्सोथर्मिक डिस्क्राइब किया गया है। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट ए सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन along with liquid and solid is insoluble in the liquid, means an insoluble solid substance is formed with liquid resulting in a chemical reaction that is called precipitate। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ बने और सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में इनसॉल्युबल हो तो उसको कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो पहले कुछ एग्जांपल हम डेली लाइफ से ले लेते हैं, जैसे कुकिंग। कुकिंग इज ए केमिकल चेंज, ये केमिकल रिएक्शन है। तो जब हम कुकिंग करते हैं तो यूजिंग, सपोज कि वेजिटेबल कुक कर रहे हैं आप, तो वाइल कुकिंग वेजिटेबल जो भी इंग्रेडिएंट्स आप लेते हैं, कि वेजिटेबल्स लेते हैं, साल्ट लेते हैं, वाटर लेते हैं, ऑयल लेते हैं, ठीक है, और स्पाइसेस यूज करते हैं, इन सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज करके जब हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग करने के बाद आप देखो कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपने लिया था, जो मटेरियल्स आपने लिया था कुकिंग के टाइम पे, कोई सॉलिड था, कोई लिक्विड था, कोई पाउडर फॉर्म में था, जो भी था, तो रिएक्शन के बाद यानी कुकिंग के बाद जब सब्सटेंस जो बनता है उसमें सभी का क्या होता है, सभी का स्टेट मिलकर के एक जैसा हो जाता है। अब यहाँ पे सारे चेंजेस आपको मिल जाएंगे कि कुकिंग के बिफोर कलर क्या था, कुकिंग के आफ्टर कलर क्या है। आप आसानी से जस्टिफाई कर सकते हो कि कलर चेंज हो जाता है तो कलर चेंज हो गया। स्टेट चेंजेस भी होते हैं कि जहां पर आप लिक्विड का यूज किए थे, सॉलिड का यूज किए थे, कुकिंग के बाद जो वेजिटेबल बनी वो पेस्ट फॉर्म में हो सकती है या सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकती है, इस तरह से मिक्सचर के फॉर्म में होती है। और उसके साथ साथ टेम्परेचर चेंज भी होता है, ऑटोमेटिकली है कि कुकिंग के टाइम पे आप हीट करते हो या बॉइलिंग करते हो तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रिएक्शन हो रही है जब, तो ठीक। अब उसमें हो सकता है कि टेम्परेचर आपको यानी कि हीट सप्लाई देनी पड़े या हीट
प्रोड्यूस हो, दोनों हो सकता है कि रिएक्शन में हीट देनी भी पड़ सकती है और रिएक्शन में हीट इवाल्व भी हो सकती है। तो अगर रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, इवाल्व हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, और अगर हीट सप्लाई देनी पड़ रही है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसको हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतने पे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट भी बनता है, राइट। अब इसको जरा सा आप चेकआउट करें, देखें। कार्बन ये होता है सॉलिड और कार्बन का कलर होता है ब्लैक। रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से जो कि है गैस और है कलरलेस, यानी कि कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, और इनकी रिएक्शन से बना कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है गैस। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों के मिलने से क्या बन गई, सॉलिड और गैस के मिलने से क्या बन गया, गैस बन गया, ठीक। कलर चेंजेस भी हुए, कार्बन जो कि ब्लैक कलर का है और ऑक्सीजन कलरलेस है, दोनों को मिला के जो सब्सटेंस बन रहा है वो क्या हो गया, वो भी कलरलेस हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक कलर गायब हो गया, कलर में चेंजेस आ गए, ठीक है। कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन जब होती है तो कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, और रेडिश ब्राउन यानी कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, तो यहाँ पे भी कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। कॉपर सॉलिड है, सॉलिड की रिएक्शन गैस से हो रही है और यहाँ पे सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ गैसियस फेज डिसअपीयर हो गया, ठीक। यहाँ पे देखें CO2 ये गैस होती है, H2O लिक्विड होता है, गैस और लिक्विड के बीच में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे बन जाता है आपका C6H12O6 प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है, और ये जो बनता है वो एक्वस स्टेट में बनता है और ये गैसियस स्टेट होती है, ठीक। तो इन सभी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें तो चेंज इन कलर, देखिए ब्लैक से कलरलेस हो जा रहा है, ब्राउन से चेंजेस हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टेट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि सॉलिड और गैस की रिएक्शन होती तो गैस बनता है, वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए गैस और लिक्विड की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे एक्वस फेज में यानी या फिर कहें कि सॉलिड फेज में और गैसियस फेज में हो रहा है, तो स्टेट चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को आप हम इस रिएक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब सोडियम सल्फेट एक्वस की रिएक्शन हो जाती है बेरियम क्लोराइड से, तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट सॉलिड प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जो कि एक्वस फेज में है होती है बेरियम क्लोराइड से, ये भी एक्वस फेज में है, और बन क्या रहा है बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड है, उसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड बनता है यहाँ पे प्लस NaCl, और ये एक्वस स्टेट में बनता है। तो स्टेट चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक्वस है, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड आ गया या सॉलिड और एक्वस आ गया, तो चेंज, और कलर में भी चेंजेस होता है। ये प्रेसिपिटेट जो बनता है बिल्कुल ये व्हाइट होता है, जबकि ये रिएक्शंस जो रिएक्टेंट यूज किए गए हैं ये कलरलेस होते हैं, ठीक। तो कलर चेंजेस देखने को मिल रहा है, और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी मिल रहा है यहाँ पे कि BaSO4 से प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो सभी रिएक्शंस में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस में ये कंपलसरी नहीं है कि चार के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही साथ देखने को मिल जाए, समटाइम्स चारों कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सकती हैं, समटाइम्स जो है वन कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मिसिंग भी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद है केमिकल इक्वेशंस, इक्वेशंस विच आर रिटन टू डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन, दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस, यानी वो इक्वेशंस जो कि केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको शो करने के लिए लिखे जाते हैं, उनको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशंस। और दैट राइटिंग में बी in word form and formula form. On that basis there are two types of equations, word equation and formula equation. Word equation, when chemical reaction is described in terms of words, यानी कि इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो कि वर्ड्स के फॉर्म में लिखा जाता है वो होता है वर्ड इक्वेशन। And chemical equation, when we write in this way, that we use formula of reactant and product to describe the chemical reaction, that is called formula equation. यानी सिंपल सी बात है कि केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है
जिसमें कि हम केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, या वो इक्वेशन जो कि केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस दो तरीके से डिस्क्राइब किए जाते हैं, एक तो होता है वर्ड इक्वेशन जहां पर कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जस्ट डायरेक्टली उनका नेम लिख देते हैं, और फार्मूला इक्वेशन में क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को हम लिख देते हैं उनके फार्मूला के फॉर्म में। तो इन चीजों को हम एग्जांपल्स के थ्रू और क्लैरिफाई कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड produces sodium chloride and water। एक केमिकल रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एसिड की रिएक्शन बेस से होती है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है, तो साल्ट, सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा इक्वेशन जिसमें कि हमने केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब किया। व्हाइल राइटिंग केमिकल इक्वेशन वी राइट रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन होते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन रिएक्शन विथ विच रिएक्शन बिगिंस। वो सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दे बोथ आर इंटरैक्टिंग, दे बोथ आर रिएक्टिंग, सो दे आर रिएक्टेंट। ये हो गया आपका रिएक्टेंट। एंड द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो सोडियम क्लोराइड और वाटर ये क्या हो गए? प्रोडक्ट। इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स प्लेस्ड लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट को लेफ्ट में लिखते हैं, एंड प्रोडक्ट्स प्लेस्ड राइट साइड, यानी कि प्रोडक्ट को हम राइट साइड लिखते हैं। और इस राइट और लेफ्ट का सेपरेशन कैसे होता है? लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन आर सेपरेटेड बाय एन एरो, एक एरो से सेपरेट करते हैं, इन विच द हेड ऑफ एरो टुवर्ड्स प्रोडक्ट एंड टेल ऑफ एरो टुवर्ड्स रिएक्टेंट। यानी कि एक एरो से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम सेपरेट करते हैं, और एरो का हेड जो होता है प्रोडक्ट की तरफ होता है, और एरो का टेल जो होता है वो रिएक्टेंट की तरफ होता है। और इस इक्वेशन में हमने केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब किया उनके नेम से, यानी वर्ड्स का यूज किया हमने। तो व्हेन केमिकल रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग वर्ड्स फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए वर्ड्स का यूज करते हैं, तो वो हो गया वर्ड इक्वेशन। तो ये है आपका वर्ड इक्वेशन। एंड व्हेन वी राइट अ केमिकल इक्वेशन यूजिंग केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड फार्मूला इक्वेशन। यानी कि जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम उसका इक्वेशन लिख रहे हैं और उस इक्वेशन राइटिंग में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का क्या करते हैं? केमिकल फार्मूला यूज करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा फार्मूला इक्वेशन। जैसे कि HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ये हो गया। वही रिएक्शन हमने फिर से लिखी है, सेम रिएक्शन हैज बीन रिटन हियर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये होगा एक्वस, और ये भी होगा एक्वस, और ये होगा लिक्विड, ये हो गया सॉलिड। ठीक है, तो HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, दिस इज आल्सो इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है, बट हियर वी हैव यूज्ड केमिकल फार्मूली ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का केमिकल फार्मूला हमने यूज किया है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला इक्वेशन, और ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। A chemical equation in which the number of atoms of each element in reactant and product are equal, that is called balanced chemical equation। यानी एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में जितने हो उतने ही प्रोडक्ट में हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करें, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो पहले H पढ़ रहा है, H को काउंट करें, H और H, तो 1H और 1H कितना हो गया? 2H हो गया, और यहाँ पे H2 मतलब 2H हो गया।
तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, ठीक है। Cl और यहां पर भी Cl है, तो क्लोरीन और क्लोरीन इक्वल हो गए, ठीक। Na यानी सोडियम और Na सोडियम 1 एटम है, ये भी इक्वल है। और O ऑक्सीजन और O ऑक्सीजन 1 एटम, तो ये इक्वल है। मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी 1। नंबर ऑफ सोडियम एटम रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 1। ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। ये क्या है, सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। तो कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट में भी 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2, प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2। ये भी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। CuSO4 एक्वस प्लस Na इज इक्वल टू Na2SO4 एक्वस प्लस Cu। अब इस इक्वेशन को देखें, Cu इक्वल है, S एक एटम है, इक्वल है। O4 ऑक्सीजन एटम भी इक्वल है। Na1 यहां पे Na2। तो कॉपर एटम्स इक्वल हैं, सल्फर एटम्स इक्वल हैं, ऑक्सीजन एटम्स इक्वल हैं, लेकिन सोडियम एटम रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 2 हो गया, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स अनइक्वल। ये क्या हो गया, आप अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मींस ए केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट आर नॉट फाउंड इक्वल। यानी कि अगर ऐसे किसी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में किसी भी एलिमेंट के मिसमैच कर रहे हैं, अनइक्वल हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे रिएक्शन को आपने जिस तरह से सुना ठीक उसी तरह से लिख दिया कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद सोडियम एंड प्रोड्यूसेस सोडियम सल्फेट एंड कॉपर, तो बस सीधे सीधे क्या हो गया, जो आपने सुना वही लिख दिया एज इट इज। उसमें आपने ये चेक नहीं किया, ये वेरीफाई नहीं किया कि एटम्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, डायरेक्टली आपने लिख दिया। यानी कि अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे, ए केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में अगर इक्वल नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो रेस्पिरेशन का, कि C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ये भी देख लें। कार्बन एटम 6, कार्बन एटम 1, हाइड्रोजन एटम 12, हाइड्रोजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 6 प्लस 2 8, ऑक्सीजन एटम 2 प्लस 1 3। तो ना तो कार्बन इक्वल है, ना हाइड्रोजन इक्वल है, ना ऑक्सीजन इक्वल है। हर एलिमेंट्स के एटम्स की जो नंबर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट आ रही है, तो ये भी क्या है, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। तो दिस इज अबाउट अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है अब आपका बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करेंगे, तो इन क्लास 9th वी हैव स्टडीड टू थिंग्स। नंबर 1, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अगर एटम को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो एटम की नंबर ना तो बढ़नी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज कर गई प्रोडक्ट में कि 1 Na से 2 Na हो गया, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम की नंबर जो है रिड्यूस हो गई प्रोडक्ट में आकर के, ये भी नहीं हो सकता डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। और जस्ट वही बात लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में कही गई है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन total mass of substance during a reaction is remains conserved. In a chemical reaction, total mass remains conserved, means what is the total mass of reactant, that must be the total mass of product also. किसी भी chemical reaction में total mass of reactant जो हो वही total mass of product भी होना चाहिए।
तो अगर नंबर ऑफ एटम ही वेरी कर जाएंगे तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वेरी करेगा, और एटॉमिक मास नंबर वेरी करेगा तो मास ऑटोमेटिक वेरी करेगा। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन होता है और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वायलेशन होता है अगर केमिकल इक्वेशंस अनबैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, उसके वायलेशन को अवॉइड करने के लिए या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को के वायलेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। एंड हाउ टू बैलेंस? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कैरिड आउट बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल होल नंबर्स इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में हम सुटेबल होल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हाफ एटम होता नहीं है, हमेशा एटम फुल होता है, फ्रैक्शनल एटम नहीं हो सकता, तो इसलिए हम फ्रैक्शनल नंबर मल्टीप्लाई नहीं करते, सुटेबल होल नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट होती है। रिएक्टेंट में रिक्वायरमेंट होगी तो वहां मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम वहां मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए इसी को देख लेते हैं पहले। CuSO4 प्लस Na इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस Cu। ये हमारा इक्वेशन हो गया। कॉपर इक्वल है, सल्फर इक्वल है। हम इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं, एक टेबल बना दें, ऐसे एक टेबल बना दें और यहां पे एलिमेंट्स का नेम लिख लें, सिंबल Cu, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम। अब इसकी नंबर रिएक्टेंट में कितनी आ रही है और प्रोडक्ट में कितनी आ रही है? ये हो गया E फॉर एलिमेंट, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। ठीक, कॉपर कितने हो रहे हैं? 1 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1। सल्फर कितना हो रहा है रिएक्टेंट में? 1, यहां पर भी 1, यानी सल्फर भी 1 1 हो गया। O4 मींस ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 4, और यहां पर भी 4। सोडियम रिएक्टेंट में कितना है? 1, और यहां पर कितना है? 2। राइट, तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? ये सही है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सिर्फ इसको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, रिएक्टेंट में जो सोडियम नंबर है, सोडियम एटम है, प्रोडक्ट में जस्ट उसका डबल है। तो अगर हम रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इधर भी डबल कर दें, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो सिंपल सा मेथड है कि CuSO4 प्लस 2Na इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस Cu। ये हो गया बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव? वी कैन मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव बाय एडिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, और उसके साथ साथ हीट इवॉल्व हो रही है कि इन्वॉल्व हो रही है, यानी हीट देनी पड़ रही है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये सारी चीजें भी अगर हम डिस्क्राइब कर देते हैं तो केमिकल इक्वेशन हमारा फुल इंफॉर्मेटिव हो जाता है, और ऐसे केमिकल इक्वेशन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन विद फुल इंफॉर्मेशन या फुल इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इनके फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब कर दें, जैसे कि ये एक्वस हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, ये एक्वस हो गया और ये सॉलिड हो गया। अब इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन सोडियम से हो रही है, सोडियम सल्फेट बन रहा है, कॉपर बन रहा है, कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट में है, सोडियम सॉलिड स्टेट में है, सोडियम सल्फेट एक्वस में है, कॉपर सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो ये है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन और मेकिंग इक्वेशन फुल इंफॉर्मेटिव, यानी केमिकल इक्वेशन को पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं और केमिकल इक्वेशन को हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन ले लेते हैं आप, कि CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस है कि रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर गिव्स आउट ग्लूकोज
एंड ऑक्सीजन। अब चेक करें इसमें, चलिए, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट बन रहे हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन बॉक्स बनाने से हमारी थोड़ा सा प्रोसेस हमारा जो होता है इजी हो जाता है और नंबर्स के बारे में हम कंफर्म हो जाते हैं। बॉक्स मेकिंग इज नॉट कंपलसरी, ये जरूरी नहीं कि आप बॉक्स बनाए ही, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये है, ठीक है। कार्बन नंबर रिएक्टेंट में 1, ऑक्सीजन नंबर 3 और हाइड्रोजन नंबर 2, ठीक है। कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 + 1 3, हाइड्रोजन 2। प्रोडक्ट में आ जाते हैं, कार्बन नंबर 6, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नंबर 12, हाइड्रोजन नंबर 12 और ऑक्सीजन की नंबर कितनी हो गई? 6 और 2 8, ठीक है। तो कार्बन से ही डिसबैलेंस है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रोडक्ट में 6 टाइम्स है रिएक्टेंट के, तो हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट में 6 मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कर दीजिए, 6 CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2 हो गया, ठीक है। अब फिर से क्रॉस चेक करिए। अब रिएक्टेंट में कार्बन कितने हो गए? 6 हो गए, यानी कार्बन कार्बन इक्वल हो गया। 6 CO2 कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या हो गए? कार्बन कार्बन इक्वल हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 2 जा 12 और 1 13 हो गया। अब ये 3 से 13 हो गया आगे। हाइड्रोजन 2 है अभी, ठीक है, और यहां पे 12 है। तो अब हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लें, ठीक है। 6 CO2 प्लस 6 H2O इज इक्वल टू C6 H12O6 प्लस O2, ठीक है। अब जरा सा देखिए, हाइड्रोजन भी 12 हो गया, ठीक। तो अब बॉक्स में ना आकर के सीधे हम यहीं पे काउंटिंग करते हैं, डायरेक्ट यहां पे काउंट कर लीजिए। देखिए, कार्बन 6 6, हाइड्रोजन 6 2 जा 12 और यहां पे भी 12। ऑक्सीजन देखें, 6 2 जा 12 और 6 यहां पे, तो 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन यहां हो गया और 6 ऑक्सीजन एटम यहां पे, 12 + 6 18 हो रहा है। यहां पे कितना हो रहा है? 6 और 2 यानी 8 हो रहा है। अगर हम इसको 6 कर दें, यानी इसमें 6 O2 कर दें, सीधे सीधे 6 मल्टीप्लाई कर दें। अब जरा सा चेक करें, 6 2 जा 12 और 12 6 18 और 6 2 जा 12 और 12 6 18। अब ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग में जस्ट हमको ये करना होता है कि पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं कि किसके कितने कितने हैं। अब कौन सा एटम इक्वल है, कौन सा एटम इक्वल नहीं है। तो जो एटम इक्वल नहीं है वो आपके रीजनिंग पे डिपेंड करता है। रीजनिंग सिर्फ इतनी है कि रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है, तो कितने टाइम्स का डिफरेंस है। तो जहां पे कम पड़ रहा है उतना टाइम्स उतना मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 टाइम्स का डिफरेंस है तो जिधर कम है उधर उतना टाइम यानी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो सुटेबल होल नंबर से मल्टीप्लाई कर करके हम इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंफॉर्मेटिव बनाने का। तो इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे आप? पहले तो इसका फिजिकल स्टेट मेंशन करें। गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया। अब रिएक्शन की कंडीशन भी डिस्क्राइब करिए। रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है? ये रिएक्शन कब होती है? सनलाइट में होती है। कहां पे होती है? क्लोरोफिल में होती है। अब ये इक्वेशन पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आ गया। फुल इंफॉर्मेटिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका हो गया। PbNO3 twice is equal to PbO plus NO2 plus O2,
ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करें। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम से स्टार्ट करें, पहले चेक कर लेते हैं पीबी और पीबी इक्वल है, ठीक है। ऑक्सीजन देखें O3 है और 2 लगा हुआ तो 3 2 6 हो जाएगा। यहां पे देखिए 2 2 4 और 1 5 हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अनइक्वल है। और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम यहाँ पे ट्वाइस है, तो n ट्वाइस यानी 2n है, और यहाँ पे n है सिर्फ, NO2 है। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करें, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें और हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का एक मेथड ये भी हो सकता है कि हमको अगर 6 करना है तो देखिए 2 2 4 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, अगर हम डबल कर दें तो ऑक्सीजन इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो 2 2 2 यानी 2 + 2 4 + 2 6, तो 3 2 6 यहां भी हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, Pb NO3 ट्वाइस इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन इक्वल हो गया 3 2 6 और 2 2 2 6 इक्वल हो गया। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, लेड जो अभी बैलेंस था वो अनबैलेंस हो गया, तो यहां 2 मल्टीप्लाई कर दिए 2 Pb हो गया, इधर भी इक्वल करिए अब, तो अब ये हो जाएगा 2 Pb NO3 ट्वाइस, यानी एक को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, और अगर हो जाता है तो उसको भी आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 Pb NO3 ट्वाइस प्लस 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब जरा चेक करिए, अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहां पे N2 यानी ट्वाइस है, यानी 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और फिर 2 यहां भी मल्टीप्लाई है, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो 4 नाइट्रोजन हो गए, यानी NO3 पे पूरा ट्वाइस लगा हुआ है, तो 2 नाइट्रोजन, और 2 यहां मल्टीप्लाई है, और तो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो नाइट्रोजन 4 हो रहे हैं। चलिए नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं कि 2 Pb NO3 ट्वाइस इज इक्वल टू 2 PbO प्लस नाइट्रोजन 4 हो रहे हैं, यहां पर भी 4 कर लो, 4 NO2 प्लस O2। अब चेक करिए, लेड 2 यानी Pb2 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन को चेक करो, N2 यानी 2 नाइट्रोजन, और डबल है तो 2 2 4, तो 4 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। अब क्या बच रहा है, ऑक्सीजन बच रहा है, तो 3 2 6 और 6 2 12, 12 इधर हो रहा है। अब इधर चेक करो जरा, 2 और 4 2 8, तो 8 + 2 10 और 2 इधर 12, हो गया बैलेंस। बस इतनी सी बात है। अब इसको फुल इंफॉर्मेटिव करना है, रिएक्शन किस कंडीशन में होती है, तो ये रिएक्शन होती है हीट करने पर। लेड नाइट्रेट किस स्टेट में है, सॉलिड में है। लेड ऑक्साइड ये भी हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में, ये हो जाएगी गैस आपकी, ये हो जाएगी गैस। तो ये भी इक्वेशन क्या हो गया, फुल इंफॉर्मेटिव हो गया। तो ये प्रोसेसेस हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के। तो आज के वीडियो में हमने स्टडी किया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।